स्वागत है आप सभी का। आज एक नए टॉपिक और नए विषय के साथ पुनः आप सभी के समक्ष हैं। आज भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक नए विषय, नए चैप्टर को देखा जाएगा, जिसका नाम है जल क्रिया के माध्यम से उत्पन्न स्थलाकृतियाँ या नदी के कार्य और उसके द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें शामिल है। पहले हम देखेंगे नदी के कार्य। नदी के कार्य कौन कौन से हैं? नदी के कार्य 4 बताए गए: अपघर्षण, एब्रेजन और कोरोजन। दूसरा है संक्षारण या घोलीकरण, कोरोजन और सॉल्यूशन। तीसरा है सन्निघर्षण, एट्रिशन। और चौथा है जल गति क्रिया। अब आइए इनको 1 बाय 1 देखते हैं क्या है। अपघर्षण किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्रेजन और कोरोजन। तो प्रवाहित पदार्थों द्वारा तल एवं पार्श्वों का खुरचना, अर्थात नदी जब प्रवाहित होती है तो नदी के प्रवाह के समय उसके साथ जो बहने वाले पदार्थ होते हैं वो तल और पार्श्वों को खुरचते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं अपघर्षण। इसके बाद दूसरा देखिए संक्षारण या घोलीकरण, कोरोजन और सॉल्यूशन। शैलों में घुलनशील पदार्थों को बहाकर ले जाना, अर्थात नदी का जल जिस मार्ग से प्रवाहित होता है उसमें जो मौजूद शैलें होती हैं, उन शैलों में कुछ घुलनशील पदार्थ होते हैं। वे पदार्थ नदी जल के द्वारा दूर तक बहाकर ले जाए जाते हैं या नदी जल के द्वारा बहा करके ले जाए जाते हैं, तो यह क्रिया संक्षारण या घोलीकरण कहलाती है। इसके बाद सन्निघर्षण, अट्रिशन, जल के साथ साथ प्रवाहित शैल कणों का परस्पर रगड़कर छीड़ होना। जब जल प्रवाहित होता है तो उस समय उसमें मौजूद जो शैल पिंड होते हैं वो आपस में टकराते हैं, आपस में रगड़ते हैं। तो यह क्रिया या शैल कणों का जल के अंदर शैल कणों का या शैलों का, चट्टानों का आपस में रगड़ना और रगड़ करके छीण होना, कम होना, नष्ट होना, यह क्रिया एट्रिशन कहलाती है। इसके बाद जलगति क्रिया। जलगति क्रिया बिना किसी अन्य सामग्री के यांत्रिक विधि से शैल कणों का ढीला होना, अर्थात बिना किसी सहायता के, जो बिना किसी अन्य सामग्री के यांत्रिक विधि से शैल कणों का ढीला होना, मतलब बिना किसी सहायता के यांत्रिक क्रिया के माध्यम से या यांत्रिक गतिविधि से जो शैल कण होते हैं उनका ढीला होना जल गति क्रिया होती है। मूल रूप से इसमें जल की सहभागिता होती है, तो इस क्रिया में जो शैल कण होते हैं वो ढीले होते हैं यांत्रिक विधि के माध्यम से, यांत्रिक तरीके से। अब कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसा कि सिविल की परीक्षाओं में कहीं देखा गया है कि नदी का वेग यदि 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी शक्ति में कितने गुना वृद्धि होगी। इसमें कई ऑप्शन रहे हैं: 2 गुना वृद्धि, 4 गुना वृद्धि, 16 गुना वृद्धि, 32 गुना वृद्धि। तो यहाँ देखें, यदि नदी के वेग को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी अपरदन की शक्ति जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर है अपरदन शक्ति का 4 गुना बढ़ जाना। इसके बाद दूसरा देखिए, नदी का भार वहन कितना गुना बढ़ेगा यदि नदी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए। यदि नदी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो नदी के भार वाहन की जो क्षमता है वह 64 गुना बढ़ जाएगी। तो ये दोनों उत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहे, यहाँ आपने देखा। अब इसके बाद उत्पन्न स्थलाकृतियों को देखें। नदी की अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां उत्पन्न होती हैं, यहाँ देखें। गाज या कैनियन, दूसरा वी आकार की घाटी, तीसरा जलप्रपात, चौथा जल गर्तिका, पांचवा संरचनात्मक सोपान, छठा नदी वेदिका, सातवां नदी विसर्प, आठवां संप्राय मैदान और अन्य। पहले देखेंगे गॉर्ज या कैनियन। नदी जब प्रवाहित होती है तो वह अपनी घाटियों को गहरा और गहरा करती जाती है। तो यह घाटी जब संकरी होती है तो इसको हम बोलते हैं गार्ज। लेकिन जब घाटी और अधिक विस्तृत अवस्था में आ जाती है, अर्थात संकरी घाटी का बृहदाकार रूप या और बड़ा आकार जो होता है, इसको गॉर्ज, कैनियन बोलते हैं। कैनियन मतलब, कैनियन अंग्रेजी शब्द है, इसकी हिंदी होगी खड्ड या महाखड्ड। इसके बाद दूसरा है वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी, नदी जब प्रवाहित होती है तो निरंतर अपनी तली को काट रही होती है। तली के काटते जाने से
जो कगार होती है वो और खड़ी, उसके किनारे जो होते हैं और खड़े होते चले जाते हैं, तीव्र कगार की स्थितियां बनती जाती हैं और इस तरह से जो आकृति होती है वो वी की तरह से होती है, वी शेप में उसकी घाटी बन जाती है। तो इस डिजाइन को, इस आकृति को वी आकार की घाटी बोलते हैं। तीसरा देखिए जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? अब तक आप जानते रहे होंगे कि ऊंचाई से जल का नीचे की ओर गिरना, जिसको कुछ लोग झरना भी कहते हैं। तो यहाँ पर भौगोलिक संदर्भ में देखें, नदी जल का किसी ढाल या क्लिफ के सहारे नीचे की तरफ गिरना, मतलब अत्यधिक ऊंचाई से जल का किसी ढाल के सहारे या किसी क्लिफ के सहारे जो नीचे प्रवाहित होता है जल, तो यह स्थिति जलप्रपात की होती है, जिसे जलप्रपात कहते हैं। इसके बाद देखें जलगर्तिका। जब नदी जल प्रवाहित होता है तो उसके साथ भंवर के रूप में छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो नाच रहे होते हैं। तो टुकड़ों के नाचने की वजह से जो तली होती है, तली में कई प्रकार के छोटे बड़े गर्त बन जाते हैं, इसे ही जल गर्तिका कहते हैं। अर्थात जल में निर्मित गर्तिका, जल में निर्मित छोटे बड़े गड्ढे, यह जल गर्तिका। अर्थात भंवर के साथ ये छोटे छोटे जो शैलें होती हैं, जो टुकड़े होते हैं, वो पिंड होते हैं, शैल पिंड, वो तली को गहरा और गहरा करते जाते हैं छोटे छोटे गड्ढों के रूप में। इसके बाद पांचवा देखें संरचनात्मक सोपान। इसमें नदी जो होती है वह क्रमशः सीढ़ीदार रूप में प्रवाहित होती हुई प्रतीत होती है। अर्थात ऊपर कठोर शैल, फिर मुलायम शैल, फिर कठोर शैल, फिर मुलायम शैल। कठोर शैल यथावत पड़ी रहती है, मुलायम शैल कट जाती है। फिर दूसरे स्टेज में कठोर शैल पड़ी रहती है, फिर मुलायम शैल कट जाती है। तो इस तरह से डिजाइन एक सीढ़ीनुमा बन जाती है, अर्थात सीढ़ीदार संरचना का निर्माण होता है। इसे संरचनात्मक सोपान कहते हैं। इसके बाद छठा देखिए नदी वेदिका। नदी वेदिका में घाटी का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जैसे प्रथम बार दो सतहों के बीच में, दो कगारों के बीच में नदी प्रवाहित हो रही है, किंतु उसे फिर कोमल शैल मिल गई तो फिर नदी और नीचे के तल की तरफ प्रवाहित हो गई। तो इस प्रकार से दूसरी घाटी, फिर उसके बाद उसे कोमल शैल और मिल गई तो वो फिर नीचे की तरफ जाएगी। इस प्रकार से स्टेप वाइज वह नीचे चलती जाती है। तो पहली बार में घाटी का निर्माण, फिर दूसरी बार में घाटी का निर्माण, फिर तीसरी बार में घाटी का निर्माण। इस तरीके से दूर से देखने पर यह स्थान जो होता है यह वेदिका की तरह से लगता है। घाटी में घाटी का निर्माण, अर्थात एक घाटी, दूसरी घाटी, तीसरी घाटी, क्रमशः घाटियां नीचे 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 की ओर बनती चली जाती हैं। तो नदी वेदिका इस आकृति को कहेंगे। नदी विसर्ग। नदी का टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर के प्रवाहित होना, यह नदी विसर्ग कहलाता है। नदी के टेढ़े मेढ़े मोड़ वाले स्थानों से होकर के बहना, अर्थात नदी की जो मोड़दार डिजाइन है, सांप की तरह से जो डिजाइन है, दैट इज रिवर मियांडर, नदी विसर्ग इसको बोलते हैं। समप्राय मैदान। नदी की अंतिम अवस्था में इस प्रकार का मैदान बनता है। इसमें लगभग मैदान पूरी तरह प्लेन होता है, एक पूर्णतः प्लेन नहीं होता है, लगभग प्लेन होता है। तो इस आकृति को समप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहेंगे। डेविस ने अपने अपवर्तन चक्र के सिद्धांत में इस शब्द का प्रयोग किया है, पेनी प्लेन। समप्राय मैदान अर्थात पेनी प्लेन, अर्थात नदी की अंतिम अवस्था में निर्मित मैदान, पेनी प्लेन। ये तो हो गया अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियां। अब देखें निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्या है? जलोढ़ पंख। जब नदी पर्वतों से उतर करके नीचे मैदानी भाग की तरफ प्रवाहित होने वाली होती है तो पर्वत पद पर या गिरिपद पर, जो पर्वतों के आधार होते हैं, वहां पर पंखी नुमा आकृति, डिजाइन नुमा पंखे जैसी गोलाकार आकृति, अर्ध गोलाकार आकृति निर्मित हो जाती है, जिसको जलोढ़ पंख कहते हैं। इसका दूसरा रूप देखें जलोढ़ शंख। जब नदियां पर्वतों से मैदान की तरफ प्रवाहित होने को अग्रसर होती हैं तो पर्वतों के पद पर अर्थात गिरिपद पर शंक्वाकार डिजाइन तैयार होने लगती है। यह उल्टे कीप की तरह से होती है। इसका ऊपरी हिस्सा कुछ नुकीला होता है और निचला हिस्सा कुछ चौड़ा होता है। यह मैदान की तरफ उन्मुख होता है। एक सिरा इसका पर्वत से लगा हुआ होता है तो दूसरा सिरा इसका मैदान की तरफ उन्मुख होता है। तो यह शंक्वाकार आकृति जलोढ़ शंख के रूप में जानी जाती है। तो निक्षेपात्मक क्रिया के द्वारा निर्मित दूसरा रूप तटबंध, इसको लेविस कहते हैं। लेविस क्या है? नदी के दोनों किनारों पर मृदा का मेड़ के रूप में जमाव। नदी का जल जब प्रवाहित होता है तो वह अपने किनारों को
ऊंचा करने की कोशिश करता है, तो ऊंचा करने की क्रिया में जो मिट्टी होती है उसका वहाँ निक्षेपण होता है, इसलिए उसके जो कगार होते हैं, दोनों किनारे जो होते हैं ऊंचे और ऊंचे होते चले जाते हैं या किनारों पर मेड़नुमा डिजाइन बनती चली जाती है। तो यह स्थिति लेविस की होती है। इसके बाद बाढ़ का मैदान। नदी द्वारा बरसात के दिनों में या अति जल के दिनों में, अति जल के समय में पानी बहुत दूर तक विस्तृत कर दिया जाता है, पानी दूर तक फैल जाता है। और केवल इसमें पानी का फैलाव ही नहीं होता बल्कि इसमें जलोढ़क या नई मिट्टी के कण भी इसमें घुले हुए होते हैं। तो नदी का पानी जितने दूर तक फैल रहा होता है या फैल जाता है उतने दूर में एक नए मैदान की संरचना होती है, मिट्टी की एक नई परत बिछ जाती है। तो इस प्रकार का लैंडफॉर्म बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन के रूप में जाना जाता है, बाढ़ का मैदान के रूप में जाना जाता है। मिट्टी की एक नई उर्वर परत बिछ जाती है। खासतौर से यह खादर क्षेत्रों में स्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद पांचवा देखें गोखुर झील। गोखुर झील यह गाय के खुर की तरह से निर्मित एक प्रकार की झील होती है। नदी अपने मुख्य मार्ग को छोड़ करके टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर के बहती है और यह टेढ़ा मार्ग एक समय के बाद छूट जाता है और नदी पुनः सीधे मार्ग से होकर के प्रवाहित होने लगती है। तो यह गाय के खुर की तरह से, इस तरह से, ऐसे ये आ रही है, ऐसे होती है और कालांतर में ये ऐसे ना हो करके बल्कि ये ऐसे हो जाती है। तो यह जो आकृति होती है यह गोखुर झील के रूप में जानी जाती है। ऑक्सबो लेक इसको बोलते हैं, घुमावदार मार्ग को छोड़कर सीधे मार्ग से नदी का प्रवाहित होना। तो ये हो गया। डेल्टा, नदी मुहाने के पास निर्मित त्रिभुजाकार आकृति या डेल्टा नुमा आकृति को डेल्टा कहते हैं। नदी जब सागर से मिलने वाली होती है या सागर में गिरने वाली होती है उसके पहले ही वह कई धाराओं में होकर के प्रवाहित होती है और यह विभिन्न धाराओं के बीच का जो त्रिभुजाकार हिस्सा होता है यह डेल्टा सदृश होता है। यह त्रिभुजाकार आकृति में होता है जिसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा कई प्रकार के होते हैं। डेल्टा 5 से लेकर के 7 प्रकार के बताए गए हैं। कभी किसी चैप्टर में यह डेल्टा का प्रकार देखा जाएगा, इसको अलग से बताया जाएगा। तो नदियां सागर में गिरने के पूर्व विभिन्न मार्गों से होकर के सागर में गिरती हैं और इनके बीच त्रिभुजाकार आकृति जो निर्मित होती है उसे डेल्टा कहते हैं। गंगा का डेल्टा इसका एक उदाहरण है, मिसिसिपी नदी का डेल्टा दूसरा उदाहरण, नील नदी का डेल्टा तीसरा उदाहरण। तो ये नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाई भूभाग जो निक्षेप के कारण बनते हैं। तो विभिन्न धाराओं के प्रवाह के कारण अर्थात नदी लास्ट में विभिन्न धाराओं के रूप में प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार ऐसी स्थिति के कारण डेल्टाई आकृति या त्रिभुजाकार आकृति बनती है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर नदी के कार्य को देखा और नदी द्वारा निर्मित आकृतियों को देखा, नदी द्वारा निर्मित लैंडफॉर्म्स को देखा। ये लैंडफॉर्म 2 तरह के आपने देखा, अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक। शेष आगे जो अपर्दन के अन्य एजेंट हैं, अपर्दन के अन्य अभिकर्ता हैं, उनके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को देखा जाएगा। धन्यवाद।